लोक प्रशासन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो शीर्षक है वह है लोकतांत्रिक प्रशासन, इसका अर्थ और लक्षण। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, फिर लोकतांत्रिक प्रशासन के और उसके विभिन्न आयामों को जानने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र को जो परिभाषित करते हैं उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध परिभाषा है अब्राहम लिंकन की है, जिसमें लोकतंत्र को किस तरह से परिभाषित किया गया है कि यह जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो यहाँ शासन व्यवस्था है, यानी यहाँ जो राज्य है या जो सरकार है, वह अपने आप में कोई साध्य नहीं है। उसका जो उद्देश्य है वह है जनता की भलाई करना, जनता का सर्वांगीण विकास करना। यानी जनता जो है वह साध्य है और राज्य जो है वह साधन है। तो जब ये तीन बातें इसमें कही जाती है लोकतंत्र की परिभाषा में कि यह जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, तो इसका मतलब होता है कि यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता शासन व्यवस्था का निर्माण करती है, संचालन करती है और इसका उद्देश्य लोक कल्याण होता है, जनहितार्थ होता है। तो ये एक सामान्य लोकतंत्र के बारे में हमारी अवधारणा है। लेकिन लोकतंत्र को हम कई दृष्टि से देख सकते हैं। पहली बात, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है जिसमें जनता जो है अपने शासकों का निर्वाचन करती है, चयन करती है और उनको समय पर हटा भी सकती है। जनता उन्हें चुनती है और जनता उनको हटा भी देती है। तो ये एक प्रकार का शासन है। दूसरा, ये एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था जो लोकतांत्रिक मूल्यों से संचालित होती है। और लोकतांत्रिक मूल्यों से तात्पर्य है कि जहाँ पर कोई भी वर्ग भेद नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, न आर्थिक दृष्टि से, न सामाजिक दृष्टि से और न ही राजनीतिक दृष्टि से। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति बराबर है और जहाँ हम अपने व्यक्तिगत सुख के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के सुख का बलिदान नहीं करते। यानी प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति का सुख जो है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी अन्य का। तो ये एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी लोकतंत्र को देखा जाता है। साथ ही साथ इसको एक विशेष प्रकार के आर्थिक तंत्र के रूप में भी देखा जाता है। जब हम लोकतंत्र की कल्पना करते हैं कि किसी देश में या किसी व्यवस्था में लोकतंत्र है, तो वहाँ पर हमारी जो सहज सोच होती है वो क्या होती है कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जो है संसाधनों का समान वितरण किया जा रहा होगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीविकोपार्जन की राज्य द्वारा व्यवस्था की जा रही होगी। यानी और सबको समान अवसर मिल रहे हैं जिससे कि सबका सर्वांगीण विकास हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि संसाधनों पर किसी एक विशेष वर्ग का कब्जा हो या ऊंच और नीच वर्ग भेद पैदा हो धन के आधार पर। तो ये एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है जिसमें राज्य जो है संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करता है कि प्रत्येक के सर्वांगीण विकास को वह सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा इसको एक हम जीवन पद्धति के रूप में भी देख सकते हैं। यानी कि यह एक जीने का ढंग है। जीने का ढंग का मतलब, जैसे आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम लोकतांत्रिक तरीक़ों से अपने जीवन को जीते हैं तो इसका मतलब ये हो कि मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है बराबर है, प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैं अपने आप को महत्वपूर्ण मानता हूँ। यानी प्रत्येक को जीने का अधिकार है, प्रत्येक की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा होना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस प्रकार से ढाल लेना चाहिए कि मेरी वजह से किसी अन्य को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं जो कुछ भी प्राप्त करता हूँ वह किसी दूसरे के हक का या अधिकार का नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक जीवन जीने का ढंग है। ये एक ऐसा मूल्य है जिसमें हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते हैं। इसके अलावा हम लोकतंत्र को एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति या एक नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श के रूप में भी देखते हैं। जैसा मैंने अभी बहुत सारी बातें बताई लोकतंत्र को लेकर, उसमें एक नैतिकता अपने आप उभर कर आती है। और नैतिकता क्या है कि जितना महत्वपूर्ण स्वयं को मैं अपने आप को समझता हूँ उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा व्यक्ति भी है। यानी जितना मुझे अपने जीवन को बेहतर करने का अधिकार है उतना ही अन्य को भी है। इसलिए हम अपने अधिकार की रक्षा करने के साथ साथ दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा करें। तो ये एक प्रकार की है ना एक व्यापक सोच है लोकतंत्र को लेकर। लोकतंत्र को केवल एक शासन पद्धति के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको हमको एक
मनोवृत्ति के रूप में देखना चाहिए, एक नैतिक व्यवस्था के रूप में भी हमें देखना चाहिए। तो अगर हम बहुत ही संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहें कि लोकतंत्र क्या है, तो ये एक निर्णय करने का हम क्या कह सकते हैं, एक विधि है, एक तरीका है। इसमें निर्णय लेने के कुछ सिद्धांत होते हैं जिसकी अनुपालना की जाती है, और यह एक आदर्शात्मक मूल्यों का एक समूह है जिस पर हमारा विश्वास होता है। तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों पर आधारित, और यह जो है कुछ आइडियल्स हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं। ये 2-3 बातें लोकतंत्र के लिए को समझने के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम इसको एक निर्णय करने की विधि के रूप में समझना चाहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी फैसले अपने सामूहिक जीवन के लिए करते हैं, यानी कि जैसे भारतीय समाज जो भी फैसले करता है वो कैसे फैसले करता है, तो फैसले करने का उसका तरीका लोकतांत्रिक। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है अब उस निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को चुन लेते हैं, और वो सभी जनप्रतिनिधि होते हैं वो इकट्ठे होकर बहुमत से फैसला करते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का जो फैसला होता है वो वास्तव में प्रत्येक नागरिक का फैसला होता है। तो इस तरह से यह क्या है, एक निर्णय प्रक्रिया में प्रत्येक की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक तरीका है। और जैसे मैंने कहा कि यह जो निर्णय लिए जाते हैं, चूँकि सभी व्यक्तियों की तरफ से लिए जा रहे हैं, सभी नागरिकों की तरफ से लिए जा रहे हैं, तो प्रत्येक नागरिक के हितों को इसमें ध्यान रखा जाता है। और यह देखा जाता है कि देश में जो उपलब्ध संसाधन हैं जो उनको समान रूप से सबको प्राप्त हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य है। अब हम अपने शीर्षक पे आए कि लोकतांत्रिक प्रशासन से हमारा क्या तात्पर्य है। तो जब भी हम ये बात कहते हैं लोकतांत्रिक प्रशासन, तो एक ऐसा प्रशासन जो लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों से संचालित है, या उससे गठित भी है और संचालित भी है, और लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। यानी लोकतांत्रिक प्रशासन का मतलब यह हुआ कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित प्रशासन, और इस प्रकार का जो प्रशासन है उसका उद्देश्य क्या है, तो लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करना। तो ऐसे प्रशासन को जिसका गठन लोकतांत्रिक विधि के द्वारा किया गया या लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत किया गया, और जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना है, तो ऐसे प्रशासन को हम क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक प्रशासन। तो अब इन सारी बातों को अगर ब्रीफ में अगर हमको अभिव्यक्त करना है, तो हम कहेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों से युक्त प्रशासन को हम लोकतांत्रिक प्रशासन कहेंगे। यहाँ पर जो लोकतांत्रिक मूल्य से तात्पर्य हुआ वह क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा, और प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। यानी लोकतांत्रिक प्रशासन जो है उसका उद्देश्य क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना करना। अब लोकतंत्र से यहाँ तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता को सुनिश्चित करना, उसके स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करना, और प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करना और उनको समान अवसर उपलब्ध कराना, ताकि एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। तो इस तरह से लोकतांत्रिक प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जो न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर गठित होता है, बल्कि उपरोक्त लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील प्रशासन है। तो आपने अभी तक लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है इसका अर्थ आपने समझा। अब हम इसके लक्षण को देखें। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई प्रशासन जो है वो लोकतांत्रिक प्रशासन है। तो इसके लिए हमारे सामने कुछ लक्षण हैं या कुछ पैरामीटर्स हैं या कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या किसी देश का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको क्या लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। तो हम इन लक्षणों के आधार पर किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन कर सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक होने की इसकी संभावना है या नहीं। तो सर्वप्रथम जो आधार लिया जाता है लोकतांत्रिक प्रशासन का वह है संविधानवाद। संविधानवाद से तात्पर्य है कि हम कोई भी फैसले जो करते हैं वो पहले से कुछ निर्धारित मूल्यों और आदर्शों के आधार पर जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं उसके आधार पर हम अपने फैसले करते हैं। यानी हमारा फैसला
कोई एड हॉक नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि अभी हम बैठे और हमने कोई फैसला कर लिया जो उचित लगा हमने कर लिया, ऐसा नहीं। हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है, एक प्रोसीजर्स है, पहले से फिक्स हमने कर रखा है और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के आधार पर हम वर्तमान की समस्याओं का निर्धारण करते हैं। तो जब हम किसी सेट ऑफ वैल्यूज़ और रूल्स या आइडियल्स या नॉर्म्स हमारे पास जब बन जाता है कि भाई ये पहले से निर्धारित है और इसको हम सब स्वीकार करते हैं, हम सब इस मूल्य को मानते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ मूल्य है, तो इस प्रकार मूल्यों की जो एक संहिता है या एक आप कह सकते हैं नियम और प्रक्रियाओं की या कुछ कथनों की या इसको आप कानून कह सकते हैं, तो कुछ कानूनों की जो संहिता है या मूल्यों और आदर्शों की जो संहिता है वो पहले से ही हमने स्वीकार्य कर ली, एक सेट ऑफ रूल्स हमने फिक्स कर लिया और हम अब उस आधार पर वर्तमान की समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो जब इस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम पहले से ही सेट ऑफ रूल्स जिसको संविधान कहा जाता है के अनुसार ही कोई कार्य करेंगे तो इसको संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद का मतलब क्या हुआ कि हम संविधान के अनुसार, यानी कि पहले से एक सेट ऑफ रूल्स है जो एक्सेप्टेड है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है या एक नॉर्म है जिसमें सभी का समान रूप से भरोसा है, विश्वास है, उसी आधार पर वर्तमान समस्या का जब समाधान करते हैं तो इसको हम संविधानवाद कहते हैं। तो संविधानवाद एक बेहतर तरीका है निर्णय लेने का। इसमें क्या होता है कि जो तात्कालिक परिस्थितियों में जो भी चुनौतियां होती हैं या परेशानियां या उलझनें होती हैं, उन उलझनों से बचने के लिए जो है हम सीधे संविधान में जो वर्णित है उस आधार पर कोई फैसले कर लेते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बहुत बढ़िया लोकतांत्रिक तरीका है कि हम संविधान के अनुसार अपने फैसले करते हैं। इसमें तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव में हम कोई फैसला नहीं करते। तो जिस देश में संविधानवाद है तो हम कह सकते हैं कि भाई उन्होंने एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नॉर्म्स या आइडियल्स उनके पास है और कोई भी फैसला करते समय उन मूल्यों और आदर्शों के अनुसार ही वो फैसला करेंगे। तो वो क्या है कि चाहे कितने भी मुश्किल समस्याएं होंगी वो संघर्ष में नहीं उलझेंगे, क्योंकि उनके पास एक गाइडिंग सोर्स है, उनके पास एक डायरेक्टिव्स है और उस डायरेक्टिव को ध्यान में रखकर वो फैसले करते हैं। तो किसी भी समाज के लिए बड़ी अच्छी बात होती है वहाँ संविधान के अनुसार शासन करना, इस प्रवृत्ति को संविधानवाद कहते हैं। इसलिए जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो आप देखिए शासकों की जो स्वेच्छाचारिता है या निरंकुशता है उस पर रोक लगाने के लिए हमने एक संविधान का निर्माण किया कि भविष्य में हम कोई भी फैसला करेंगे तो हम ये जो चयनित हमारे मूल्य और आदर्श हैं जो हमारे संविधान में वर्णित है तो उस संविधान के अनुसार ही हम सारे शासन प्रक्रिया को चलाएंगे, संचालन करेंगे, उसी के अनुसार हम फैसले करेंगे। तो संविधानवाद अपने आप में एक इंडिकेटर है, ये एक क्या बन जाता है, एक पैरामीटर बन जाता है जिस आधार पर किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक को डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई ये लोकतांत्रिक होगा क्योंकि यह संविधान के अनुसार कार्य करता है। अगर संविधान जो है नहीं है, फैसले अपने मर्जी से लोग करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये प्रशासन लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। तो ये पहली बात थी। इसी संदर्भ में जो दूसरी बात उभर कर आती है वह है विधि का शासन या विधि के अनुसार देश में शासन चलाना। तो संविधान जो है वह क्या है अपने आप में, वह विधि की एक संहिता है, एक बुक ऑफ लॉ है, वो एक डायरेक्टिव देता है आपको। तो अगर हम किसी व्यक्ति के शासन या किसी वंश के शासन की अपेक्षा हम सेट ऑफ रूल्स जो हमारे आदर्श हैं, मूल्य, उसी के अनुसार अगर हम शासित हो रहे हैं तो हम इसको कहेंगे विधि का शासन। तो हमारे देश में संविधान के अंतर्गत ही सब कुछ संचालित होता है, चाहे वो सरकारों का गठन हो, चाहे नागरिकों के अधिकार की बात हो या सरकार और नागरिकों के मध्य संबंधों की बात हो, जो कुछ भी है वो विधि के अनुसार है, कानून के अनुसार है। विधि सर्वोपरि है, विधि के समक्ष सभी समान हैं। तो ये विधि के शासन से तात्पर्य है हम पर किसी व्यक्ति का नहीं, हम पर किसी संस्था का नहीं, हम पर किसी वंश का नहीं, बल्कि हमारे ऊपर किसका शासन है, हमारे ऊपर
संविधान का शासन, वी आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो विधि का शासन यह एक दूसरा लक्षण है लोकतांत्रिक प्रशासन का। और विधि के शासन में दो महत्वपूर्ण बात होती है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत। ये दो जो बातें हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं विधि के शासन को समझने के लिए, कि विधि का शासन ये स्पष्ट करता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, यानी कि जो संविधान है उसके सामने सभी बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे आम नागरिक हो, दोनों कानून की दृष्टि में समान है। समान से तात्पर्य है दायित्व उनके अलग अलग हैं, उनकी सत्ता अलग अलग है, और क्षेत्राधिकार अलग अलग है। तो लेकिन संविधान जो है उनको कोई विशिष्ट नागरिक नहीं मानता या उनको सर्वोच्च या कोई संप्रभु व्यक्ति के रूप में स्थापित नहीं करता कि वो जो मर्जी आए कर सकते हैं, वो वही करेंगे जैसा कि पद की दायित्व और शक्तियाँ उनको प्राप्त हैं। पद की शक्ति और दायित्व से बंधकर ही वो कार्य करते हैं, उससे बाहर जाकर वो कार्य नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते, स्वेच्छाचारी तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। तो विधि के शासन का मतलब ये हुआ विधि के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो शासक हो या शासन व्यवस्था के कोई अधिकारी हो या वो कोई आम नागरिक हो, विधि सर्वोच्च है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं राष्ट्रपति हूँ तो मेरी जो मर्जी आए वो मैं काम करूँगा, वो वही करेंगे जैसा कि संविधान ने उनको अधिकार दिया है। दूसरी बात है विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि विधि जो है यद्यपि वो सबको समान अधिकार देती है, लेकिन यहाँ पर समान संरक्षण से तात्पर्य हुआ कि वह उन लोगों को एक विशेष वर्ग को दूसरे विशेष वर्ग के साथ क्या करती है, भेद करती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि यद्यपि विधि के समक्ष सभी समान हैं, लेकिन वर्गीकरण किए बिना हम समानता के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते। तो इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, वह यह है कि मान लीजिए कि आप एक युवकों के एक वर्ग को आप एक दौड़ प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करते हैं। तो वे जो युवक हैं उसमें कुछ लोग जो हैं वो दिव्यांग हैं, उनमें किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो और कुछ ऐसे युवा हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो सभी युवक, और हम एक दौड़ प्रतियोगिता में उन लोगों को शामिल कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता हो और जो विजेता होगा उसको पुरस्कृत किया जाए। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जो दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनको हम सबके साथ प्रतियोगिता में शामिल नहीं कर सकते, उनकी एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। यानी दिव्यांगों की एक अलग कैटेगरी होगी और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है उनकी एक अलग कैटेगरी होगी। अब उसके बाद दो प्रकार की दौड़ प्रतियोगिता होगी, एक तो दिव्यांगों की और एक जो है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया तो अब सब समानता की बात हम कर सकते हैं, वरना क्या होता कि जो सक्षम है यानी योग्य है, यानी वे जिनको कोई शारीरिक जो है कष्ट नहीं है और जिनकी अपंगता है, उन दोनों को अगर एक साथ दौड़ने के लिए कहा जाए तो जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है उसके साथ हमने अन्याय कर दिया। तो विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य क्या होता है कि हमको वर्गीकरण करना चाहिए, क्योंकि हम सबको समान अवसर देना चाहते हैं। असमान के बीच अगर हम प्रतिद्वंदिता कराते हैं तो वह न्याय नहीं होगा। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि असमान लोगों का पहले क्या किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, एक सुनिश्चित तार्किक आधार पर, तथ्यात्मक आधार पर वर्गीकरण किया जाए और फिर उसके बाद उस वर्ग में एक प्रतियोगिता करवाई जाए। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक व्यक्ति के को विधि के समक्ष समानता का अवसर दे रहे हैं। तो आज मैंने आपको लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण की ये दो बातें बताई हैं, इसको आपने समझा होगा। इसी सिलसिले में और बहुत सारे जो बिंदु हैं इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अगली वीडियो में मौलिक अधिकारों की गारंटी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये जो सारी बातें लिख रखी हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वो भाग 2 में आप उसे देख लीजिएगा।